बाबरी एक 12 साल का युवा है और बाबर की उम्र उस वक्त 17 वगैरह है। पहली शायरी आयशा से उसकी होती है और वो बाबरनामा में ये मेंशन करता है कि मैं बिल्कुल अनअट्रैक्टेड हूँ अपनी पत्नी को लेकर के। यूजेस दीज टर्म अनअट्रैक्टेड, लेकिन ये उसकी डायरी थी। यहाँ पे उसने बाबरी के बहुत सारे डिटेल दिए हैं कि उसको वो सबसे पहली बार काबुल के कैंप बाजार में मिलता है, जहाँ पे उसको देख करके बाबर काफ़ी अट्रैक्टेड होता है और जब भी वो उसको देखता है तो उसकी आंखों में जब उसकी आंखें जाती है तो वो शर्मा जाता है, उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं, ब्लश करता था। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे ट्रेडिशंस बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इससे दूर भागना चाहिए और रैशनलिस्ट बनना चाहिए। तो मुझे लगा कि मार्क्सवाद, क्योंकि मार्क्स का बड़ा फेमस ये डायलॉग है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, तो वहाँ से दूरी बनती गई। लेकिन एक जो घटना थी जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, और अभी भी मैं जब उस घटना को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दैट वाज अ यूरेका मोमेंट फॉर मी। बाबर खुद बाबरनामा में मेंशन कर रहा है कि जब अमीर तैमूर के मौसोलियम के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको हिंदुस्तान यानी कि भारत से आर्टिजन्स लेकर के आना पड़ा था, उन आर्टिजन्स के बिना ये स्ट्रक्चर फिनिश नहीं हो पाता। तो उनके जो परदादे वरदादे हैं जैसे तैमूर, उनको भी जरूरत पड़ रहा है भारत के आर्टिजन्स का, और वो बोलते हैं कि उन्होंने हमको आर्किटेक्चर सिखा दिया। और जिसको मेंशन करते हैं लाहौरी, जो कि इनके बायोग्राफर हैं शाहजहां के, उन्होंने एक आर्मी भेजी, उस आर्मी ने इस रीजन्स के पूरे क्रॉप्स को तहस नहस कर दिया। अकाल इतनी गंदी थी कि पीटर मुंडी जो एक ट्रैवलर थे, उन्होंने ट्रैवल लॉग में लिखा है, आई विटनेस अकाउंट, पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेड पीपल। लोग कुत्ते के मांस के लिए बकरी के मांस का ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम ताज ले जाएंगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? अरे भाई, खून हमारे एंसेस्टर्स का, पैसा हमारा, आर्टिजन्स हमारे, ताज तुम्हारा कहाँ का हो गया? जिस राजा को ये लोग सबसे ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, इनफैक्ट वो राजा इनके पतन का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि औरंगजेब का एक बड़ा ही बेकार सा जिद था कि मुझे दक्खन लेना है। वो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि मराठास तो छोड़ने वाले नहीं थे, एंड दे वर वेरी स्ट्रांग पावर। वो तो कभी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं थे। औरंगजेब खुद को तुरानी बताता था। नहीं, शशि थरूर ने बोला है कि बट दे बिकेम वन ऑफ अस। आक्रांता आक्रांता ही होता है। हाँ। अगर उसका एम्पायर कितना भी एक्सपैंड कर लिया हो, उसने मेरे ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, तो कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, वो तो मेरा हीरो नहीं होगा ना। क्यों होगा वो मेरा हीरो? नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको विक्रम संपत से परिचय करवाया और चर्चा इस बात पे हुई कि हमें भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार जो हैं, जिनका लोप हो चुका था लंबे समय से, उसमें से एक नई पौध निकल करके आई है। उसी श्रृंखला में हम आभास जी के साथ आज चर्चा करेंगे, जिन्होंने बाबर द चेसबोर्ड किंग नाम की एक पुस्तक लिखी है। अभी हम प्री चैट में बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि इन्होंने पहला मैनस्क्रिप्ट जो दिया 3.5 लाख शब्दों का था, जिसे जो प्रकाशक है उन्होंने कहा कि भाई इसको मार्केट करना जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस जो है बहुत आगे चला जाएगा। तो ये बताता है कि किस तरह से वैसे लोग जिनका विषय मूलतः इतिहास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ पैशन वो इसमें पहुँचे हैं, और बजाय इसके कि हम रोते रहें कि यार वामपंथियों ने हमारा डिस्टॉर्ट कर दिया, उन्होंने काम भी करना आरंभ किया है। आभास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजीत जी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और आपसे चर्चा करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस पुस्तक के बारे में। जी, और उम्मीद है हम इस पे ज़्यादा लाइट डाल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ये बताइए कि आप ये किस लाइन में आ गए? आप पहले किस लाइन में थे? अभी भी लिविंग के लिए तो मैं बिल्डिंग ही बनाता हूँ। मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ और डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग ये मेरा डे जॉब है। लेकिन इतिहास से कनेक्शन बचपन से रहा, क्योंकि मेरे पिताजी इतिहास के प्रोफेसर थे। अच्छा। वो कुछ सालों पहले रिटायर हुए अपने प्रोफेशन से, लेकिन बचपन हमेशा इतिहास के एनेक्डोट्स के साथ ही बीतता था। और छोटे शहरों का ये एक अजीब सा कैरेक्टर रहता है कि स्टूडेंट शाम में भी एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आया करते हैं। तो मैं हजारीबाग से आता हूँ, जो हजारीबाग से हैं? हाँ। अच्छा, मैं तिलैया में मेरी एजुकेशन हुई, सैनिक स्कूल में। ओह अच्छा। 7 साल। हाँ। ओके, तो तिलैया हजारीबाग से बहुत पास में है। 12 किलोमीटर या ऐसे 12-18 मतलब बहुत पास में। हाँ। तो
वहाँ पे ऐसा होता था कि दिन में जो बहुत सारे विद्यार्थी कक्षा में नहीं जा सकते थे, और ऐसा होता है छोटे शहरों में, अलग अलग तरह के काम करते हैं लोग, तो आकर के शाम में एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। तो जब वो मेरे पिताजी के पास आते थे तो मेरे पिताजी का विषय मिडिएबल मध्यकालीन भारत का इतिहास था, तो राजाओं के बारे में चर्चा होती थी और थोड़े अर्ली मॉडर्न के बारे में भी वो पढ़ाया करते थे। तो वो सारी कहानियाँ मुझे काफ़ी फैसिनेट करती थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं अतीत को कोई ऐसा टूल मुझे मिल जाए जिससे मैं अतीत को देख सकूं। तो लेकिन अब जो एकेडमिक हिस्टोरियोग्राफी थी जिसके थ्रू पिताजी कहानियाँ बताते थे, वो तो डिस्टॉर्टेड थी, वो मेरे पिताजी को भी मालूम है। और लेकिन जब हम रात में जब छत पे जाया करते थे गर्मी के समय में, और गर्मी के समय में छोटे शहरों में होता है लोग छत पे जाकर के सोया करते थे, क्योंकि लाइट भी नहीं रहती थी। हाँ बिल्कुल, वो तो बिहार का वो जो काल था वो मुझे बिल्कुल याद है। तो उस समय बिजली नहीं है, कभी कभी गर्मी भी बहुत होती थी, तो छत पे हम चले गए, वो तारा दिखा करके नक्षत्रों के बारे में बताते थे कि ये होता। तो बिग मिक्स्ड अपब्रिंगिंग चल रही थी, एक तरफ एकेडमिक डिस्टॉर्शन था और एक तरफ भारतीय ट्रेडिशन से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया, मैंने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया, और आर्किटेक्चर स्कूल में इंटर करते के साथ मुझे ली कोर्बुज़ियर के वर्क काफ़ी फैसिनेट करने लगे। और ली कोर्बुज़ियर के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, ली कोर्बुज़ियर ने चंडीगढ़ सिटी डिज़ाइन किया, और मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ ली कोर्बुज़ियर का फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। लेकिन उस समय ऐसा था कि हर किसी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को लगता था कि मैं दूसरा ली कोर्बुज़ियर बन जाऊँगा। ली कोर्बुज़ियर एक आइडल थे, और ली कोर्बुज़ियर का जो प्रिंसिपल था मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर उनका प्रिंसिपल था। और अगर कोई एक आर्किटेक्चर के विद्यार्थी को लिटरेचर में रुचि है तो वो आर्ट मूवमेंट्स पढ़ेगा, क्योंकि आर्ट मूवमेंट्स आर पार्ट ऑफ दैट करिकुलम। बिल्कुल, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, आप डेरिडा को पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर आप लिंक करेंगे तो मार्क्सिज्म तक पहुंच जाते हैं। तो और हिंदू सिस्टम के एक ड्रॉबैक भी है, या आप इसको एडवांटेज मानिए, हिंदू सिस्टम बड़ा ओपन आर्किटेक्चर भी है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है आप ट्रेडिशन को फॉलो करिए तो भी कोई नहीं बोलने वाला है, आपकी दादी आपको नहीं बोलने वाली है अगर आप उनके साथ बैठ करके रामायण के पाठ में उनके साथ नहीं बैठे हुए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे ट्रेडिशंस बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इससे दूर भागना चाहिए और रैशनलिस्ट बनना चाहिए। तो मुझे लगा कि मार्क्सवाद, क्योंकि मार्क्स का बड़ा फेमस ये डायलॉग है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, तो वहाँ से दूरी बनती गई। लेकिन एक जो घटना थी जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, वो था अजंता के विज़िट करना। तो ये एक स्टडी ट्रिप था 2013 के आसपास, और उस समय मैं अरविंद केजरीवाल को अपना मसीहा मानता था। मैंने एक 2019 में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मोदी अगेन एन एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसलिए था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब है तो उसकी एंटीथेसिस है एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें एक चैप्टर का भी नाम है केजरीवाल माई मसीहा। अच्छा। उस वक्त ऐसा लगता था कि केजरीवाल तो एक सोशलिज्म के लीडर हैं और वो पूरा बदलाव कर देंगे, रेवोल्यूशन ला देंगे। लेकिन उसी समय मैं अजंता केव्स में गया, और अजंता केव्स की एक बड़ी खास बात है, ऑफ कोर्स वहाँ की पेंटिंग्स बड़ी खूबसूरत है और काफ़ी इलेबोरेट वे में पेंटिंग्स किए हुए हैं। लेकिन जब आप गुफाओं के अंदर घुसेंगे तो आपको लाइट का कोई सोर्स नहीं दिखेगा, लेकिन पेंटिंग्स बने हुए हैं। और अगर लाइट नहीं है तो पेंटिंग कैसे बनेगी? लाइट के लिए तो आपके पास दो ही माध्यम थे उस वक्त, या तो सूर्य या तो आग। और आग से अगर वो लेके जाते हैं तो आग ऑर्गेनिक कलर कार्बन होगा, सूट है, हाँ। कार्बन, ऑर्गेनिक कलर्स के ऊपर कार्बन, क्योंकि उस समय कलर्स का मीडियम ऑर्गेनिक प्लांट्स होते थे, यहाँ से कलर्स लाते थे। तो आग वो लगा नहीं सकते, तो कैसे पेंटिंग कर रहे थे? तो वहाँ पे एक प्रोफेसर देशपांडे थे औरंगाबाद में, उन्होंने बताया कि गाइड इसका जवाब नहीं दे सका था मेरे क्यूरियोसिटी का। तो उन्होंने बताया कि तुम जब केव में घुसे होगे तो यहाँ वहाँ देखा होगा कि कुछ बड़े गड्ढे हैं, मतलब केव के अंदर आप घुसेंगे और स्टेप डाउन करते हैं और एक बड़ा गड्ढा जैसा कुछ है। और जो अजंता केव्स का जो प्लान है, मतलब ऊपर से जब उसको देखेंगे तो वो हॉर्स शू शेप में, यू की तरह, और वो फेस करता है साउथ। अच्छा। तो
प्रोफेसर देशपांडे ने बताया कि यहाँ पे पानी डाला करते थे रिफ्लेक्शन और सन को रिफ्लेक्ट करा के सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल 1500 साल पहले ये मॉन्क्स कर रहे थे पेंटिंग बनाने के लिए, जिनको मैं सुपरस्टिशियस और क्या क्या समझता था। और अभी भी मैं जब उस घटना को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दैट वाज अ यूरेका मोमेंट फॉर मी। और उस दौर से मैंने पहले बुद्धिस्ट लिटरेचर को थोड़ा पढ़ना शुरू किया, बुद्धिस्ट लिटरेचर, थोड़ा उपनिषद, और जब रिलीजन को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इतिहास उसके साथ आने लगता है। हाँ। रिलीजन इतिहास के साथ चलता है, इतिहास रिलीजन के साथ चलता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर दिखा कि जो एकेडमिक हिस्ट्री जो मैं अपने पिताजी के थ्रू सुनता है उसमें कई बातें मिथक लगने लगी। और मुझे लगा कि इस पर लिखना चाहिए। तो मैं ट्विटर पे, मैं आई वॉज नॉट अ सोशल मीडिया मैन, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक घटना थी 2017 के आसपास, हज़ारीबाग में एक हम लोगों का बहुत पुराना घर है, वो टूटने वाला था और NH के कंस्ट्रक्शन को लेकर के, और कंपनसेशन अच्छा नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और बोला गया कि 20 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं बोला कि 20 लाख। तो लोगों ने बोला कि आजकल सरकार ट्विटर पे सुनती है। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर सरकार ट्विटर पे सुनती है तो ट्विटर अकाउंट बना के देखते हैं, और मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया और मैंने ओपन लेटर लिखा PM को। और अगले दिन मुझे मेरे MP जयंत सिन्हा का DM आ गया कि आप, ये मेरा PA का नंबर है, यहाँ कांटेक्ट करो। और मुझे ट्विटर पे पूरा भरोसा हो गया कि ट्विटर तो काम करता है, ये बड़ी काम की चीज़ है। और फिर मैं जो भी हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस मैंने पहले की तो उसको मैं डालने लगा और लोग बड़ा पसंद करने लगे। तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत पुश किया, उसमें से 3 लोग थे, 3 या 4 लोग। एक विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छे से फैक्ट्स लेकर के आ रहे हो और लिखो। रतन शारदा जी, प्रफुल्ल केतकर, और मैं ट्वीट्स करता था। फिर आर्टिकल्स लिखने के लिए मुझे इनकरेज किया विक्रम संपत ने। और फिर उन्होंने बोला कि तुम ट्वीट्स करते हो, ट्वीट तो चला जाएगा, अगर ट्वीट नहीं तो इतिहास कभी आप ट्विटर के थ्रू नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। फिर उन्होंने प्रेरणा दी कि किताबें लिखनी चाहिए, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई सीरियस हिस्टोरियोग्राफी को देखने के लिए। तो अब उसके रिजल्ट से ये पहली पुस्तक, मैं इसको पहला खंड, इनफैक्ट। हाँ, पहला खंड, और इसको मैं अपना डेब्यू मानता हूँ क्योंकि ये मेरी पहली सीरियस पुस्तक है। आप आर्किटेक्चर से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इसमें डेल्व करने से पहले, एक मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है, उस पर मैं आपके मतलब, क्योंकि जब हम मुगलों का कुछ कुछ देखते हैं जो ऑथेंटिक है, वो आधा टोपी पहना देना, और वो शेप भी हिंदू आर्किटेक्चर या फिर सिखों के गुरुद्वारे के मंडप देखे तो वो हेमिस्फीयर जाके नीचे कर्व होता है, जो आपको ताजमहल में भी दिखता है और बाकी कई जगहों पे दिखता है, जिसको कहा जाता है कि ये मुगल आर्किटेक्चर है। जो कि वस्तुतः मुझे लगता है कि राजपूतों का कुछ स्टाइल चुराया हुआ है, कुछ हमारा गांधार शैली, और ये सबको मिक्स एंड मैच, और अल्टीमेटली बनाने वाले तो हमारे यहाँ के लोग थे। थोड़ा मुगल आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। इस पे मैं थोड़ा डिटेल में भी जाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव विषय था मेरे लिए। जब मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था, हमारा एक विषय वस्तु होता है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। और इसकी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में इंडियन आर्किटेक्चर के नाम पे आपको मुगल आर्किटेक्चर ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग ही एग्जिस्ट करते हुए बाकी तो तोड़ दिए, तो बचा वही है, तो वही आपके पास एज अ रेफरेंस है। गॉथिक आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा, बट भारतीय इतिहास से आपका लेना देना ज़्यादा नहीं रहता है। तो जब मुगल कालीन इतिहास आर्किटेक्चर को हम देखते हैं तो उसमें सबसे जो यूनिक फीचर वो लेकर के आते हैं डोम्स। उन्होंने अनियन डोम्स बनाए, लेकिन वो सारे डोम्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे। और इनफैक्ट डोम मेकिंग में जो भारत की जो नॉर्दर्न शैली थी या उत्तर की जो शैली थी, उनको डोम बनाने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। और इसका सबसे एक ज्वलंत उदाहरण इन्हीं के एंसेस्टर से आता है। तो इनके एंसेस्टर थे तैमूर। समरकंद में जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है वो तैमूर का मौसोलियम है, और उसका जो साइज है ये ताजमहल से भी छोटा है। तो उनका सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है वो ताजमहल से भी छोटा है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो ताजमहल से बहुत बड़े हैं। तो ऐसे में खुद बाबरनामा में मेंशन कर रहा है कि जब अमीर तैमूर के मौसोलियम के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको हिंदुस्तान यानी कि भारत से आर्टिजन्स लेकर के आना पड़ा था, उन आर्टिजन्स के बिना ये स्ट्रक्चर फिनिश नहीं हो पाता। तो उनके जो परदादे वरदादे हैं जैसे तैमूर, उनको भी जरूरत पड़ रहा है भारत के आर्टिजन्स का, और वो बोलते हैं कि उन्होंने हमको आर्किटेक्चर सिखा दिया। और
क्योंकि हम आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं तो ताज पे बात करना हाँ, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो तो बाद की चीज़ है कि वो तेजो महल है, मैं उसमें कभी नहीं घुसना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास एविडेंस उतने कॉन्क्रीट अभी है नहीं। अभी है ही ना वो तहखाना खुलेगा जो भी है, अभी तो नहीं है हमारे नहीं पास है। कुछ भी उसको और सपोर्ट करने मेरा के लिए। ये हमेशा मानना है कि भारत का इतिहास, चाहे वो हमारी ब्रेवरी का हो या फिर हमारे आर्किटेक्चर का हो या फिर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ऑलरेडी इतना ग्लोरियस है, आपको हाइपरबोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जैसे आप बता दो। अब ताज पहले से बिल्डिंग था या नहीं था, लेकिन उसका सत्य एक ये है, ताज को बनाने के लिए तकरीबन 4 करोड़ चांदी के सिक्कों की ज़रूरत पड़ी थी, कमीशन किया गया था, जो कमीशनिंग कॉस्ट था वो इतना था। और ये वो दौर है जब डेक्कन यानी कि दक्षिण में और मालवा और गुजरात में बहुत ही बड़ा फेमिन अकाल आया था। और उस अकाल में तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए थे। और वो अकाल को लाने में जो जिसको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो शाहजहाँ है, क्योंकि शाहजहाँ के कुछ गवर्नर्स जो इस रीजन में रह रहे थे, उन्होंने इनके खिलाफ रिबेल कर दिया या विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह के वजह से जो इनकी जो सबसे फर्टाइल टेरिटरी थी, जो मालवा की, उनके हाथ से चली गई। तो मालवा से इनफैक्ट वो 53% रेवेन्यू उठाते थे। और होता ये था कि जो भी लैंड जितनी फर्टाइल है, जितनी ज़्यादा उपज देती है, उस पर उतना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ज़्यादा वो लेते थे। जैसे इनकम टैक्स में आप जितनी कमाई करेंगे उतना परसेंटेज आप ज़्यादा दे रहे हैं। सो देयर इज़ नो प्रपोर्शन। सो वहाँ पे भी 53% वो उठाते थे। और जब उन्होंने देखा कि ये जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी अगर वो हमारे हाथ से चली जा रही है तो हमारे पास भी नहीं रहेगी, दूसरे के पास भी नहीं रहेगी, उन रिबेल्स के पास भी नहीं। उन्होंने उनके जो ये गवर्नर्स थे, उन्होंने आदिल शाही से हाथ मिला लिया। आदिल शाही अभी मुगल अम्पायर के एनिमीज़ हैं। तो शाहजहाँ के इंस्ट्रक्शन पे, और जिसको मेंशन करते हैं लाहौरी, जो कि इनके बायोग्राफर हैं शाहजहाँ के, उन्होंने एक आर्मी भेजी। उस आर्मी ने इस रीजन्स के पूरे क्रॉप्स को तहस नहस कर दिया। और घोड़े जहाँ पे चलते हैं वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी बंजर सी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। और उस वजह से उस साल बारिश भी नहीं हुई, बारिश की कमी, फसल चले गए, मिट्टी खराब हो गई, उस वजह से अकाल आया। और अकाल आने की वजह से, अकाल इतनी गंदी थी कि पीटर मुंडी जो एक ट्रैवलर थे, उन्होंने ट्रैवल लॉग में लिखा है, आई विटनेस अकाउंट, पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेड पीपल, पीपल आर सेलिंग देयर चिल्ड्रन टू अदर एज अ स्लेव, सो दैट किसी तरह तो उसका जीवन तो चल जाएगा, स्लेव ही रहेगा लेकिन जीवन तो उसका चल जाएगा। लोग कुत्ते के मांस के लिए बकरी के मांस का ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो हालात इतने खराब थे, इतने दयनीय थे। और अकाल का डिस्क्रिप्शन लाहौरी जिन्होंने ये बताया कि कैसे क्रॉप डिस्ट्रॉय किए थे, उन्होंने भी अकाल का डिस्क्रिप्शन किया है, जिसको मैंने बुक में भी कैप्चर किया। तो यही वो दौर है जब उन्हीं लोगों से टैक्सेशन भी करके तकरीबन 4 करोड़ चांदी के सिक्के को कमीशन करके ताज बनाया गया। अब ताज के लिए आर्टिजन जो लगे वो हिंदुस्तानी थे, ताज के लिए खून गिरा हिंदुस्तानियों का, अब पैसे थे हिंदुस्तानियों के। तो ये जो एक और नैरेटिव आता है ना कि हम ताज ले जाएंगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास। अरे भाई, खून हमारे एंसेस्टर्स का, पैसा हमारा, आर्टिजन्स हमारे, ताज तुम्हारा कहाँ का हो गया। अब ताज ले कैसे जाओगे? जैसे तो वो तो खैर ऊंट पर से लाद के जैसे सऊदी से लाए स्काई थे लिफ्ट हैं 400 साल पहले। हम अगर उन लोगों का आर्किटेक्चर देखें, है ही नहीं, कुछ भी नहीं। जो इनके सबसे पुराने खड़े हैं वो सब जाके देखते हो। वैसा तो मिट्टी का घर आदिवासी क्षेत्रों में नहीं होता है। बिल्कुल तो मैं उधर रहा हूँ तिलैया कोडरमा में, हम जाते हैं ट्राइबल रीजन्स में, मिट्टी के घर का आर्किटेक्चर उनसे ज़्यादा सुंदर होता है, उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम जो रखा है आपने, चेसबोर्ड किंग, क्यों रखा है? चेसबोर्ड किंग या शतरंज के बादशाह का जो टाइटल है वो बाबर को फरिश्ता ने दिया था। फरिश्ता एक मुस्लिम हिस्टोरियन थे और उसका एक बहुत ही डिलिब्रेटेड थॉट था ये टाइटल देने के लिए, क्योंकि बाबर इतना पावरफुल किंग नहीं था जितना जैसा उसको दिखाया जाता है। हमेशा ये बताते हैं कि बाबर, मतलब बाबर से महान तो शायद कोई रहा ही नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर। ऑफ कोर्स मैं इस पॉइंट पे एग्री करता हूँ, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी। जैसे मैं मानता हूँ एक बहुत ही अच्छा पोएट था बाबर, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा राजा था या फिर ऐसा लीडर था जो बहुत सारे हर जगह वो हारता रहता था। आज उसने समरकंद कैप्चर किया, समरकंद, लेकिन उसको पता चलता है कि अंदीजान जाने वाला है। अंदीजान जो उसका कैपिटल है फरगाना का, अंदीजान जब वो रास्ते के लिए निकलता है तो पता चलता है समरकंद चला गया। अंदीजान से फिर वो काबुल की तरफ बढ़ता है,
ही लूजेस अंदीजान। सो ये पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा है कि बाबर एक टेरिटरी कैप्चर करता है, दूसरा गंवाता है। और एक शतरंज का जो राजा होता है वो भी एक घर चलता रहता है यहाँ से वहाँ, और राजा पूरी तरह से अपने पॉन्स पे या बाकी के जो लोग होते हैं उस पर डिपेंडेंट रहता है। और इसी तरह से बाबर भी अपने बाकी के बेग्स मतलब बेग एक टाइटल है जो सेनापति लोग की तरह जो होते हैं या फिर जो पावरफुल सेना में लोग हैं, तो उसके बेग्स के सपोर्ट से आगे बढ़ता था। तो इन सब को देख करके बाबर को एक चेस बोर्ड किंग का टाइटल दिया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका एक आर्च एनिमी है शायबानी खान। तो शायबानी खान समरकंद पहुंचेगा तो समरकंद से बाबर अंदीजान जाएगा, उस अंदीजान में फिर शायबानी आएगा, शायबानी अंदीजान से फिर बाबर भागेगा। सो टॉम एंड जेरी का खेल चलता रहता है शायबानी और बाबर के बीच में। सो इन सब फैक्टर्स को लेकर के बाबर को टाइटल दिया गया और मुझे लगा कि सबसे उपयुक्त टाइटल ये हो सकता है क्योंकि वो बाबर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब चेस बोर्ड किंग पढ़ते हैं तो हमें लगता है बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट था और इस तरह का, लेकिन अभी जो आपने समझाया कि 64 खानों में एक खाना अपने हिस्से करता था, बाकी मतलब पीछे छूट गया जिधर उसके हाथ में नहीं। अच्छा, तो दर्शकों को थोड़ा सा कंटेक्स्ट जो है इससे मिलेगा। दूसरा टाइटल आपने ट्विटर पे दिया था, अ ब्रोकन पोएट किंग करके। क्या उसकी कविताओं को हमने सुना नहीं, क्या वाकई वो अच्छी कविताएं लिखता था? He was a very good poet। अच्छा। बहुत ही अच्छे पोएट थे। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने फारसी मैन्युस्क्रिप्ट देखा है इसका, और फारसी मैन्युस्क्रिप्ट मैंने पढ़ा है, तो उस वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि उनके जो मेटाफर्स का यूज़ था बहुत ही अच्छा था। और किसी भी अच्छे पोएट की सबसे बड़ी कला होती है कितने अच्छे से मेटाफर्स यूज़ कर सकता है। और मेटाफर आप अच्छे से शब्दों को डाल करके एक ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक कविता की सुंदरता उसके मेटाफर्स अलंकार में ही होती है। वो बहुत अच्छे से वो इस्तेमाल करता है। और मे भी बाद में हम डिटेल में बाबरी के बारे में बात करेंगे। बाबरी एक कैरेक्टर है, तो बाबरी के लिए स्पेशली उसने बहुत ही सुंदर पोएम्स लिखे हैं। बाबरी तो उसकी बेबी लग रहा है। हाँ, मेरा अगला प्रश्न वही था। ये बाबरी जो मस्जिद है, लोगों को लगता है बाबर से बाबरी हो गया, तो उसके बारे में बताइए कि क्या है, उसका क्या इतिहास है? सो बाबरी जो शब्द है, बाबरी मस्जिद के बारे में सिक्वल में मैं ज़्यादा डिटेल में जानूंगा, लेकिन बाबरी के बारे में इस पुस्तक में मैंने डील किया है। तो लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबरी इस पुस्तक में, फिर बाबरी मस्जिद वहाँ क्यों, तो उसके पीछे भी बहुत स्ट्रांग रीज़न है। एक्चुअली बाबरी मस्जिद का इस बाबरी से लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी एक बड़ी डीप अलग कहानी है। अच्छा। तो उसमें ये फैक्टर ये था, बाबरी एक 12 साल का युवा है और बाबर की उम्र उस वक्त 17 वगैरह है जिस इंस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये उसकी पहली शादी हुई है, और पहली शादी आयशा से उसकी होती है। और शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी समय व्यतीत करे। और वो बाबरनामा में ये मेंशन करता है कि मैं बिल्कुल अनअट्रैक्टेड हूँ अपनी पत्नी को लेकर के, यूजेस दीज टर्म अनअट्रैक्टेड। और जब बाद में उसकी नानी का प्रेशर बनता है उसके ऊपर, नानी और माँ का, तो उसको लगता है कि अब मुझे तो बाई वीकली जाना शुरू करता है। अब मैं वो भी एयर के लिए मुझे लगता है, हाँ, उत्तराधिकारी मेजरली फॉर उत्तराधिकारी। और इसी कंटेक्स्ट में जब वो अपनी पहले, और ये बाबरनामा एक डायरी राइटिंग है जो कि क्रोनोलॉजिकली चल रहा है, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ये एक डायरी है जो बाबर ने शायद कभी ये उम्मीद भी नहीं की होगी इतने लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक डायरी और एक नहीं तो वो एक बायोग्राफर को हायर करके अपनी बायोग्राफी लिखवाता। लेकिन ये उसकी डायरी थी। यहाँ पे उसने बाबरी के बहुत सारे डिटेल दिए हैं कि उसको वो सबसे पहली बार काबुल के कैंप बाजार में मिलता है, जहाँ पे उसको देख करके बाबर काफ़ी अट्रैक्टेड होता है। और जब भी वो उसको देखता है तो उसकी आंखों में जब उसकी आंखें जाती है तो वो शर्मा जाता है, उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं, ब्लश करता था। हाँ बिल्कुल। और बाबर ने इन सब चीज़ों को पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस किया है। अच्छा। उसके पैशन, उसके लव, वो बताता है कि मैं पागलों की तरह मंडराता रहता हूँ इधर उधर एक नए प्यार में। तो नया प्यार क्या था? तो ऑब्वियसली जब वो अपनी पहली पत्नी की बात कर रहा है और बाबरी की बात कर रहा है, तो शायद उसका प्यार ये बाबरी ही था। वो तो डेफिनेटली अपनी डायरी में इतना एक्सप्लिसिट होकर के डिटेल नहीं देखा। जैसे बड़ी ऐसा लगा कि जब प्रिंट ने एक्सेप्ट छापा था तो उसको प्रिंट को भी बड़ी गालियां पड़ी कि ये क्या आप कर रहे हो, और लिबरल तो उनके पीछे पड़ गए कि ये कैसे आप बाबर को ये कर रहे हो।
लेकिन लिबरल्स को तो खुश होना चाहिए। हाँ भाई, उनके उसको LGBTQ++ A to Z ये Yes. सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो माजरा कुछ और था, उनको पसंद ही नहीं आ रहा था कि बाबर को, लेकिन बाबर खुद बता रहा है ये सारे किस्से। सो और बाबरी का दूसरा जिक्र होता है बाबरनामा में एज अ स्क्रिप्ट। तो अब बाबर ने एक स्क्रिप्ट बनाया लेटर, अब वो पता नहीं ये स्क्रिप्ट उसके याद में बनाया है, हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि उसने वो उसको क्लैरिफाई नहीं किया है। और बाबरी मस्जिद का जहाँ तक किस्सा है, इसको मैं सिक्वल में बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि जो इतिहास जो बाबरी का बताया जाता है हमको एग्जैक्टली वैसा नहीं है। जो हम लोग उसको जिस तरह से देख रहे हैं कि बाबर आया, मीरबाग की ताशकंदी आया, डिस्ट्रॉय, उसकी कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है। और मैं उसको ज़्यादा ना उसके बारे में लिख रहा हूँ क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मैटर है, अगर उसमें थोड़े से भी नुआंस अगर मिस आउट हो जाते हैं तो लोग उसको तोड़ मड़ोड़ करके कुछ भी कंटेक्स्ट में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन सिक्वल का शुरुआत ही बाबरी मस्जिद के किस्से से हो रहा है। जितने तरह के नैरेटिव्स हैं, एग्जैक्टली किस पीरियड में मस्जिद बनाई गई, मंदिर कब तक था, तो इन सब पॉइंट्स को मैं प्राइमरी सोर्सेज, कोर्ट ने भी बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज को ऐड करके उसको क्लियर किया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन बाबरी मस्जिद तो बना ही था और इनफैक्ट उसको पहले मस्जिद जन्म स्थान बुलाते थे। हाँ, ये तो है विदेशी लेखकों के उनके अकबर नामा में वो भी जन्म स्थान कहलाता है, उससे मस्जिद का जिक्र नहीं होता है। सो उसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और बाबर, अब इस पे एक सवाल फिर ये उठ सकता है कि अगर बाबर ने उतने मंदिर तोड़े नहीं तो उससे इतना नफरत क्यों। लेकिन बाबर ने तो अपना इंटेंशन बहुत क्लियर कर दिया था ना कि वो अपने आप को गाजी स्थापित करना चाहता था उसी रूप में। वो बिल्कुल क्लियर था। आगे डिटेल में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या उसका इंटेंशन था, क्या मोटिव्स थे और क्यों भारत के लिए वो हीरो कभी नहीं हो सकता है। अभी तो बाबर का थोड़ा सा वो वाला साइड हमने देखा, तैमूर से कैसे और कितना, मतलब उसका प्रभाव कितना था बाबर के ऊपर। तैमूर का प्रभाव बाबर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा था और उसका कारण ये है कि उसकी दादी और नानी उसको तैमूर की कहानियां सुनाती थी और चंगेज खान की भी सुनाती। हाँ, ये दोनों की ब्लड लाइन है ना, मतलब इन लोगों में। सो बाबर का जो मैटरनल साइड है या माँ का साइड है वो चंगेज खान के लाइन में है और जो पिता का साइड है वो तैमूर के लाइन में है। और इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा तैमूर के दौर में। तैमूर और चंगेज खान दोनों के कॉमन एंसेस्टर हैं, तुनमय खान। तो तुनमय खान से 5वीं जनरेशन में चंगेज खान आ रहा है और दूसरे लीनियज से 10वें जनरेशन में तैमूर है। और द मंगोल्स लोग जो हैं, जो कि चंगेज खान हैं, सबके एथनिकली मंगोल, लेकिन तैमूर खुद को मंगोल नहीं मानता है, खुद को पर्शियन मानता है। पर्शियन कल्चर से वो ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि मंगोल कल्चर जो था वो बहुत सेक्युलर था। सो मंगोल्स वे सेक्युलर किलर्स, सो वो सबको मारते थे बिना रिलीजन पूछे इफ नीडेड। और जबकि चंगेज खान को सबसे बड़ा परसिक्यूटर ऑफ मुस्लिम्स बुलाया जाता है, लेकिन ये भी आयरनिकल है दैट खान का जो टाइटल है वो मंगोल टाइटल है, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, ये एक रीजनल टाइटल है। अच्छा, इसका इस्लाम से भी कुछ लेना देना है नहीं। तो जब भारत के, मतलब उस पर ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए, अपना अपना कॉल है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये मुझे हमेशा आयरनिकल लगा कि भारत में कोई खान का टाइटल क्यों लेगा। बिकॉज मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि चलो मान लिया कि अगर आपका रिलीजन हो गया इस्लाम, इसका तो इस्लाम से कुछ लेना देना है नहीं, इसका एक मंगोलाइड रीजन से लेना देना है, तो फिर खान का कोई सेंस बनता नहीं है उस तरह से। लेकिन कमिंग बैक टू चंगेज खान, तो वो सबको मारता था डिस्पाइट परसिक्यूटिंग सो मेनी मुस्लिम्स। कुछ मुसलमानों ने उनको टाइटल दिया था डिफेंडर ऑफ रिलीजन क्योंकि उन्होंने कुछ मुसलमानों को बचाया था। वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो मुसलमान उनके सब्जेक्ट थे, यानी कि उनके टेरिटरी में रहने वाले लोग थे और अपने टेरिटरी के हर लोगों की वो रक्षा करता था। चंगेज खान रिलीजन बिल्कुल भी नहीं देखता था, लेकिन 2 चीज़ें प्रोहिबिटेड थी मुसलमानों के लिए, एक शरिया लॉ नहीं चलेगा और दूसरा हलाल स्लॉटर नहीं होगा। आपको मंगोल कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा चाहे आपकी पद्धति कुछ भी हो। सो इट्स लाइक जैसे भारत में भी कुछ लोग भारतीय पासपोर्ट लेकर के भी खुद को भारतीय बुलाते हैं और वो कल्चर यहाँ का फॉलो नहीं करना चाहेंगे, तो वैसे ही इंसान चंगेज खान के रूल से दे विल बी पनिश्ड बैडली। और चंगेज खान को इतना आइडलाइज किया था वेस्टर्न वर्ल्ड ने कि वोल्टायर के गुरु डॉक्टर लॉक
का कंपैरिजन लोग चंगेज खान के फिलॉसफी से करते थे। वो बोलते थे डॉक्टर लॉक इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू चंगेज खान, क्योंकि चंगेज खान की फिलॉसफी काफ़ी सेक्युलर थी नेचर में और एक्सपेंशनिस्ट थी, और कॉलोनियलिस्ट के लिए चंगेज खान से अच्छा कोई रोल मॉडल उनको मिल नहीं सकता था। लेकिन तैमूर का किस्सा थोड़ा अलग था। तैमूर वॉज अ रिलीजियस फैनेटिक, और उसके बायोग्राफर जो हैं याजदी, वो लिखते हैं कि तैमूर के जीवन का उद्देश्य है पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने उनको ऐसा इंस्ट्रक्ट किया है। और बाद में जब तैमूर पॉलीथीस से जब इनकाउंटर करता था तो वो होली बुक से रेफरेंस लेता था कि मुझे इनके साथ क्या करना है। उसका सीक्वेंस एंड सीरीज वैसे ही चल रहा है, होली बुक से रेफरेंस ले रहा है, दैट्स हाउ ही इज ट्रीटिंग। अब तैमूर के दो एस्पिरेशन थे, पहला उसको खलीफा भी बनना था और दूसरा उसको खान भी बनना था। खान वो है जो कि पूरे मंगोल एम्पायर का लीडर होता है। खान वो बन नहीं सकता क्योंकि वो चंगेज खान के लाइन में नहीं है, और वो खलीफा बन नहीं सकता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लीनियज से नहीं आता है। खलीफा बनने के लिए उसने एक माइथोलॉजी फैलाया कि मैंने सपना देखा और मुझे डिवाइन राइट मिला है, और लोग मान गए, क्योंकि मिडिएवल एरा में ऐसा होता था, राजा या लीडर ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात लोग मान लेते थे। और खान बनने के लिए उसने क्या किया, चंगेज खान के घर में शादी कर ली। अच्छा। और उसने टाइटल लिया गुरखानिया। गुरखानिया का मतलब होता है सन इन लॉ। और उसने जो अंपायर एस्टैब्लिश किया उसका नाम था टिमुरिड गुरखानिया। उसने कभी खुद को मंगोल नहीं बुलाया। और जब बाबर ने एम्पायर एस्टैब्लिश किया टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम तैमूर, उस एम्पायर का नाम उसने टिमुरिड गुरखानिया रखा, मुगल कभी नहीं रखा। और बाबर नामा में 400 के आसपास मुगल का जिक्र है, और बाबर मैक्सिमम टाइम उनको गालियां दे रहा है। मुगल मतलब जो चंगेज खान के लाइन से आ रहे हैं, वो बाबर बोलता है कि जहाँ मुगल जाते हैं वहाँ अनरेस्ट होता है, वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, दे आर नोमैडिक पीपल, सो ही इज नॉट ऑफ ग्रेट ओपिनियन अबाउट द मुगल्स। मुगल शब्द क्या मंगोल का ब्रंश है? यस, बिल्कुल। अच्छा। सो मंगोल और मुगल अलग नहीं है एक्चुअली। सो उनके जगह को मुगलिस्तान भी बुलाते थे और कुछ लोग मंगोलिस्तान बुलाते थे। अच्छा। सो बोथ आर सिमिलर एक्चुअली। वही मेरा अगला यही था कि मुगल शब्द को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, और हम लोग तो पढ़ते हैं मुगल सल्तनत। यस, ये सब वैसा कोई सल्तनत था ही नहीं। हाँ। ये इसका जो प्रोपगेशन हुआ वो यूरोपियंस के वजह से हुआ था, क्योंकि यूरोपियंस हर किसी को एथनिसिटी से देखते थे, उनके लिए कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं था। तो उनके लिए बाबर भी एक मंगोल था, क्योंकि बाबर के जो तैमूर सबके कॉमन एंसेस्टर है, एक मंगोल है। सो इस वजह से जब उन्होंने इनके बारे में लिखना शुरू किया, चाहे वो 17th सेंचुरी में हो 18th सेंचुरी में, उन्होंने हर बुक में नाम मंगोल या मुगल ही इनको बुलाया है हमेशा से। और हम लोगों ने क्या किया, कॉलोनियलिस्ट के लैंग्वेज को यूज़ करके बताया, हमने इनके ही प्राइमरी सोर्स को नहीं पढ़ा। सो इसलिए मैं इन सारे एक्ट्स को इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी बुलाता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसा नैरेटिव वेव करने की कोशिश करो जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मुगल अंपायर तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। देयर इज नो मुगल अंपायर, नीदर बाबर फाउंडेड एनी अंपायर। अंपायर ही नहीं था तो क्या फाउंड करेगा। नहीं, टोटल कितना एक्सपेंस इनका होगा? मतलब ये जो ऐसे बताया जाता है, पूरा मैप ही साले हरा रंग का कर देते हैं इनका, बस चले इंडियन ओशन ये सब में हरे रंग का पानी वानी ये सब जो वो डाल देंगे तो अलगी युक्त वाटर। हाँ, वही कितना बड़ा वास्तव में था। क्योंकि जब हम महान राजवंशों की बात करते हैं तो गुप्त हो गया, मौर्य राजवंश जो हिंदू कुश से लेके जावा सुमात्रा तक मतलब उसकी टेरिटरी होती थी। साउथ में हम चले जाएं तो चोल हो गए, पांडे हो गए, चेर हो गए, फिर पल्लव राजवंश है, सातवाहन, ये सब इनसे बड़े बड़े हुए। और फिर हम मालवा और राजपूत उधर वाला का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। कितना था ये, मतलब जो कहते हैं हमने तुम पे 800 साल राज किया है। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अगर हम ये अंपायर या टिमुरिड अंपायर, जो कि करेक्टली हमको बुलाना चाहिए इनको, उसका ये भी टिमुरिड अंपायर 2.0 था जो भारत में शुरू हुआ, पहले तैमूर ने किया था। जब बाबर का एक्सटेंट बहुत ही छोटा था, इट वॉज लिमिटेड हरियाणा वगैरह के आसपास का बेल्ट, और उसने मैक्सिमम 10% ऑफ भारत का लैंड एक्वायर किया था। उसके बाद अकबर के टाइम में टेरिटरी ज़्यादा बढ़ गई, विच वॉज अराउंड 0.75 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा करके कुछ था। जो मराठास का जो मैक्सिमम पीक था उनका, वो भी अकबर के इस एक्सपेंस से ज़्यादा था।
जब आप एरिया में कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डिफरेंस है 0.75 और 0.9, अच्छा, ऐसे करके डिफरेंस है। मतलब आई एम टॉकिंग वेरी एम्पिरिकल नंबर राइट नाउ। और जो एक्सटेंड था मराठास का वो अकबर के इस रेंज से ज़्यादा था। और दूसरा जो दौर जब अंपायर जिसको एक्सपैंड करके ये दिखाते हैं जो औरंगजेब का पीरियड था, तो मैप में तो सारा कुछ हरा हरा कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज थे जो डायरेक्टली उनके नहीं थे। वो बेसिकली वहाँ पे उनके गवर्नर्स रहते थे जो बस ऐसे ही शासन कर रहे हैं, लेकिन या फिर कुछ ऐसे लोग थे कर लिया वसाल्स बन जाते थे। हाँ, वैसे करके। और वो भी जो फेज था वो बहुत ही छोटा फेज था। इनफैक्ट औरंगजेब ने, जिनको सबसे सुप्रीम माना जाता है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया, उसके दौर में अंपायर सिर्फ 15 साल के आसपास तक थोड़ा बड़ा हो पाया, 10 या 15 साल। और उसकी जीवन के 25 से जो 2.5 डिकेड है वो तो दक्खन को जीतने में ही बीते, क्योंकि दक्खन वो कभी जीत ही नहीं पाया। वो दिल्ली वगैरह छोड़ करके इधर आकर के नॉर्थ में यहाँ आकर के बैठ गया, और उसको बहुत चोट लगी थी ताराबाई से हार का, वो बहुत बड़ा चोट था। और उसकी मृत्यु भी अंत में दक्खन को जीतने के सपने में ही हो गई। वो कभी, क्योंकि वो दक्खन में आके कॉन्सेंट्रेट हो चुका है और वहाँ नॉर्थ में सब कुछ उनका लूज होते जा रहा है। सो जिस राजा को ये लोग सबसे ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, इनफैक्ट वो राजा इनके पतन का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि औरंगजेब का एक बड़ा ही बेकार सा जिद था कि मुझे दक्खन लेना है। वो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि मराठास तो छोड़ने वाले नहीं थे, एंड दे वर वेरी स्ट्रांग पावर। और इससे पहले और उससे भी बड़ा हमारा अंपायर का एक्सटेंड था ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो वो भी मौर्यन तो बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा था। और उसके नंबर्स भी लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो जैसे मैंने 0.75 और 0.9 बताया, इसी तरह से औरंगजेब का भी नंबर्स कैलकुलेटेड है। और जो मौर्यन एक्सटेंट था वो सबसे लार्ज था, उस एक्सटेंट तक भारत कभी नहीं पहुंचा। सो ये बोलना बहुत ही बेसलेस है कि, और वो तो कभी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं थे। औरंगजेब खुद को तुरानी बताता था। नहीं, शशि थरूर ने बोला है कि बट दे बिकेम वन ऑफ अस। दे नेवर बिकेम, बिकॉज इनफैक्ट हर कोई समरकंद वापस जाना चाहता था जो उनका होम टाउन है। और इसीलिए शाहजहां का एक बल्क कैंपेन भी हुआ था। वो सेंट्रल एशिया में उनको जाने का हमेशा से फैसिनेशन था, और अकबर का भी फैसिनेशन था कि वो हमेशा से समरकंद को ही अपना घर मानते थे। शाहजहां तो बीच में भाग भी गया था ना एक बार। हाँ, हुमायूं। अच्छा, हुमायूं भागा था। हाँ जी, और शिया में ही गॉट कन्वर्टेड टू शिया। हाँ। तो ऐसे तो कांड कर रखे इनके। और आप ये सोच के देखो, आप 1526 के आसपास इनके सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट होती है। 1526 से लेकर के 1700, कितना बड़ा एक्सपेंस है, मतलब 150 साल। और वो भी नॉट वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि जब ये औरंगजेब एग्जिस्ट कर रहा था तो मराठास एग्जिस्ट कर रहे थे बहुत बड़े एक्सपेंस में। तुमसे बड़ी डोमिनेंट मतलब बिल्कुल किंगडम बिल्कुल थी। और इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना बड़ा उन्होंने बनाया, आक्रांता ही होता है। अगर उसका एम्पायर कितना भी एक्सपैंड कर लिया हो, उसने मेरे ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, तो कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, वो तो मेरा हीरो नहीं होगा ना। क्यों होगा वो मेरा हीरो? बाबर के बारे में आपने बताया कि वो एक कैप्चर करता था, एक हारता। भारत में उसने कोई मतलब नोटिसेबल कौन से युद्ध लड़े, किसके साथ उसकी लड़ाई हुई? आपकी पुस्तक में चर्चा है उसकी। नहीं, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं टच किया मैंने इस पुस्तक में, लेकिन सेकंड वॉल्यूम में मैं लेकिन एक जो राणा सांगा से उसका युद्ध था वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राणा सांगा के युद्ध ने उसको फाइनली पूरा कंट्रोल दिया, क्योंकि वो उसके सबसे बड़े एनिमी बन के निकले अंत में। और राजपूतों का उसको डर भी था, क्योंकि राणा सांगा से बैटल ऑफ खानवा से पहले बैटल ऑफ बयाना करके एक जगह है, वो हुई थी। और उस युद्ध में जो सैनिक आए थे बाबर की ओर से लड़ने के लिए, वो बैटल ऑफ खानवा में जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमको तो सपने में भी वो राजपूत वॉरियर्स आते हैं जो मार के हमको भगा रहे हैं। सो इस तरह के एनेक्डोट्स हैं, और ये सब बाबर कैप्चर कर रहा है बाबरनामा में। जैसा मैंने पहले बताया कि एक डायरी थी, उसको भी शायद पता नहीं था कि इतने सारे लोग इसको पढ़ने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। तो इतना आसान जर्नी नहीं था उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी उनके आगे के लोग, चाहे वो हुमायूं था, अकबर, जर्नी इतनी आसान नहीं रही थी जितना लोग उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1400s में आप लिखते हैं कि मुगलों के बीच आपस में ही
कुछ बवाल मचा था, वो क्या था? एक तो मुगलों के बारे में मैं एक बात बताया हूँ कि मुगल एज इन आप बेसिकली बाबर के क्लैंस की बात कर रहे हैं या फिर ये मंगोल? नहीं, मतलब बाबर। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय ऐसा एक दौर था कि जब बाबर के पिता का देहांत हो जाता है तो उस 11 साल उम्र थी उसकी। 11/12, क्योंकि इट डिपेंड्स दैट 14 फरवरी 1483 या 84 में जन्म हुआ है बाबर का, वो एग्जैक्ट नहीं पता है, 82 या 83 ऐसे करके, और 14 फरवरी को जन्म है बाबर का। वैलेंटाइंस डे के दिन यही तो सेंट वैलेंटाइन नहीं था। तो उसके बाद 11, खैर जब भी मौत होती है उसके पिता की, उसके बाद उसके चाचा अहमद मिर्ज़ा और उसके मामा भी, उसका महमूद खान का भी नज़र इसके ऊपर आने लगता है, इस टेरिटरी के ऊपर। वो उसको कैप्चर करना चाहते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये एक बहुत ही सुंदर सा जगह है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड जगह है। और मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया, जिस तरह की ज्योग्राफी है, जैसे भारत भी की भी ज्योग्राफी बड़ी स्ट्रैटेजिक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, जिस तरह से वो उस तरह से अंडीजान जो उसका कैपिटल है वो बड़ा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, एंड एवरीवन वांट्स टू कैप्चर इट। लेकिन उस समय अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है कुछ सालों के बाद फीवर से। महमूद मिर्ज़ा हैं और वो काफ़ी टायरेनिकल रूलर बन के निकलते हैं। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के बारे में आपने लिखा। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा एक उसके एंसेस्टर हैं, बहुत बड़े, मतलब उनको सब कोई रिस्पेक्ट करते थे, वो एक ऐसे हुसैन मिर्ज़ा थे। तो हुसैन मिर्ज़ा बाबर के सपोर्ट में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन जो उसके भाई लोग हैं, कजन्स वगैरह, जैसे एक जहांगीर मिर्ज़ा है, तो उसको राजा बनाना चाहते थे वहाँ के कुछ बेग्स और अमीर्स, और वो नहीं चाहते थे कि बाबर आगे बढ़ करके आए। सो देयर वाज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हर कोई अपने एक जिसका जो चाहता है उसको हीरो बनाना चाह रहा है। और क्योंकि हमने बाबर के उस बाबरी के बारे में बात की, तो एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। समरकंद में 1496 या वगैरह के आसपास एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, और वो रिवोल्ट इसलिए था क्योंकि बाबर का एक कज़न था, वो वहाँ के एक बहुत बड़े लीडर के बेटे को देख रहा था, मतलब उसके बेटे के साथ वो आना जाना करता था। तो और इससे भी उसकी शत्रुता है कुछ समय के लिए बाबर की। तो हसन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसके उस कज़न का, लेकिन उस समय वो रिवोल्ट हो गया, लोगों ने पूरा रिवोल्ट कर दिया, समरकंदी और तरखानीज ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये 15वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के बीच में या टिमुरिड्स के बीच में आपस में काफ़ी युद्ध चलता रहा है फॉर द सक्सेशन। और फाइनली जब इतने बड़े बड़े लीडर्स जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सारे मिर्जा ने फाइनली, जब बाबर काबुल पहुंच जाता है 1501 के 2 के आसपास, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बाबर ही राइट हेयर है, तो उसको बादशाह उन्होंने घोषित कर दिया था। लेकिन उसके अपने कजन्स के साथ काफ़ी युद्ध हुए हैं फॉर द सक्सेशन। इंडिया आया क्यों, इसका क्या मेन रीजन था? 4 उद्देश्य थे। सो जिसको खुद बाबर नाम में बताता है। पहला उद्देश्य था दैट उसको तैमूर का सपना पूरा करना है। तैमूर का अधूरा सपना 2 हो सकता है। पहला था कि वो अल हिंद में अपना सल्तनत इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, तो वो अधूरा सपना रहेगा। दूसरा सपना हो सकता है जो याजदी उसके बायोग्राफी में बहुत डिटेल में बताता है। याजदी उसका कोर्ट हिस्टोरियन है। उसके हिसाब से तैमूर का जो मैंने पहले ही बताया पर्पस है पूरे विश्व का इस्लामीकरण, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा इंस्ट्रक्ट किया। ये पहले उद्देश्य का 2 पार्ट है, इस पे मैं फिर से आऊँगा घूम करके। दूसरा जो उद्देश्य है वो ये बताता है कि मैं खुद को गजनी और गोरी के बाद तीसरा देखता हूँ, जो कि एक त्रामुंताना इन्वेडर है। त्रामुंताना इन्वेडर का मतलब है, त्रामुंताना मतलब पहाड़ी इलाके अफगानिस्तान की तरफ से, जो यहाँ पे शासन करेंगे और जो खुद को गजनी और गोरी से कंपेयर कर रहा है, बुत शिकनों से या फिर जो आइडल ब्रेकर्स हैं, तो आपको उसका इंटेंशन समझ में आ सकता है। तीसरा कारण जो वो ये बताता है वो ये है कि भारत में जो लोग हैं, आर्टिजन्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो बड़े अच्छे हैं, मतलब बात मान लेते हैं, डोसाइल पीपल। तो उनसे आप काम करवा सकते हैं। यहाँ सोने चांदी बहते हैं,
सोने चांदी बड़े आसानी से। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, कई लोग ये बोलते हैं कि बाबर आया और वो यहीं का होकर के रह गया, लेकिन बाबर ने पूरा अकाउंट दिया है बाबरनामा में कि कैसे यहाँ के खजाने को वो उज्बेकिस्तान लेके जा रहा है, काबुल लेके जा रहा है, किसको कितने सोने और चांदी दे रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है बाबरनामा में। और तो मेजरली ये तीसरा उद्देश्य था कि यहाँ पे सोने चांदी बहुत थे और लोग बड़े अच्छे थे जो उसका काम कर देंगे। और चौथा रीज़न था शैबानी खान का डर। तो अब जो गोरी और गजनी वाला एंगल है उसको आप अगर सुपर इम्पोज करेंगे तैमूर के उद्देश्य से, तो शायद इस्लामीकरण वाला उद्देश्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होकर के दिखेगा। तो बाबर का एक उद्देश्य था इस्लाम को भारत में लेकर के आना है और आइडोलेटर्स के खिलाफ एक मुहिम चलानी है। उससे पहले तो मुझे लगता है वही बिन कासिम के टाइम में जो आए होंगे बहुत छिटपुट ही मुसलमान यहाँ पे थे। बिल्कुल, बाबर के आने से पहले बहुत ही मिनिस्क्यूल। यस, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक में इलैबोरेट किया है, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। और वहाँ पे उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स भी दिया है कि जब मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था उस वक्त लेकिन 1000 CE से लेकर के 1500 CE के बीच में तकरीबन 80 मिलियन पॉपुलेशन का लॉस हुआ भारत में, हिंदू पॉपुलेशन 8 करोड़। यस, और 8 करोड़ मतलब उसका सिर्फ मृत्यु नहीं है, कुछ सेक्स स्लेव्स की तरह लेके जाए गए। तकरीबन 8 करोड़ पॉपुलेशन मूवमेंट भी हुआ है, बाहर भी ले जाया लेकिन गया। उन्होंने बताया कि इतना नुकसान हुआ हमको। और इसका उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस दिया था। लेकिन जब वो ये पुस्तक उन्होंने लेके आए थे तो उसको क्रिटिक भी किया था इरफान हबीब ने। और क्रिटिक कम था, वो रिटॉरिक ज़्यादा था। वो IASCHR में उन्होंने एक पूरा लेक्चर दिया था और तकरीबन 40 पेज वगैरह की पेपर पढ़ी थी, इसमें 30 पेज सिर्फ रिटॉरिक थे। तो बाद में इसका रिजॉइंडर भी के.एस. लाल ने दिया था। तो जब रिजॉइंडर दिया के.एस. लाल ने तो उसके बाद इरफान हबीब का जवाब नहीं आया। और ये घटना मैं बता रहा हूँ 77-78 के आसपास की। और अभी कितने हो गया, तकरीबन 5 दशक बीत गए हैं। इरफान अभी भी हमारे बीच में है, के.एस. लाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी जो उनका रिजॉइंडर है अनआंसर्ड है। ये मैं पॉपुलेशन की बात इसलिए किया क्योंकि एक हमारा एस्टिमेट है इसके बारे में कि मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हो रहा था, और वो दर्शाता है कि हिंदू पॉपुलेशन डिलिबरेटली घटाया जा रहा था फॉर सम रीजंस। और एक हमेशा जो एक टूल अप्लाई किया जाता था कि अगर हिंदू बच्चे पैदा ही नहीं लेंगे अगर तो हिंदू ग्रोथ कैसे होगा। सो दैट इज वाई एक सेक्स स्लेवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था इस पूरे सिस्टम में। अगली बुक जो पार्ट 2 है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब उसका एक्सपेंस कितना हो, क्या क्या उसमें होगा। सो उसमें मैं 5-6 चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। एक तो मैं थोड़ा पर्शिया का इस्लामीकरण कैसे हुआ एज अ केस स्टडी डालना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उसमें ये उभर करके आता है कि भारत का इस्लामीकरण इतने सालों में भी नहीं हो पाया। तो आखिर पर्शिया में ऐसा क्या था कि 15 साल में वो पूरा इस्लामाइज हो गया। क्या म्यूचुअल कोऑपरेशन था? क्योंकि जोरास्ट्रियंस वेयर फिरोशियस वॉरियर्स, जोरास्ट्रियंस कम नहीं थे, दे वर ग्रेट वॉरियर्स। तो क्या कुछ कोलैबोरेशन हुआ या क्या क्या थी, तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया है। तो अगली पुस्तक में उसका डिटेल दिया जाएगा कि पर्शियन, और उससे हमको ये पता चलेगा कि इस्लामिक कोलोनाइजेशन कैसे पास्ट में हुआ है। कुछ रेफरेंसेस मैं यूरोपियन कोलोनाइजेशन का भी दूंगा, क्योंकि जब बाबर आ रहा है ठीक उसी वक्त यूरोपियन कोलोनाइजेशन भी चल रहा है। तो वर्ल्ड व्यू, जियो पॉलिटिक्स क्या है उस वक्त का। ऑफ कोर्स बाबर की कहानी आफ्टर हिज सेकंड फेल्ड इन्वेजन इन इंडिया आगे चलेगी टिल हिज डेथ, और थोड़ा सा हुमायूं को भी मैं उसी में टचअप करूंगी, उसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। और राम मंदिर की कहानी, क्योंकि बाबर से वो रिलेटेड है, बिल्कुल, चाहे वो जो भी सत्य है मैं उसको सत्य की तरह रखूंगा। और ये जो बाबर की ये भी जो पुस्तक है, ये मैं कई बार लोगों को बोला कि ना ये मसाला ना लेफ्ट विंग को देने वाला ना राइट विंग को, ये आपको एक हिस्ट्री मटेरियल है। और जब आप एक कैरेक्टर को देखते हैं तो आप उनके 10 रंग हैं, 10 रंग आप डाल देंगे तो जो खराब रंग है निकल के आ जाएगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो बाबर ने ऐसे कार्य किए हैं जो उसको एक भारत के लिए एक विलन ही बना करके रखेगा। भारत के लिए तो कभी हीरो हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो बाहर से आया है, लूटा है, और तुम्हारा जो आगे का चला है उसने बर्बादी ही लाई है भारत में। वो जा नहीं सकते थे इसलिए नहीं गए जी, क्योंकि संभवतः जाते तो मार देते या जो भी है उनका कुछ हो जाता, क्योंकि पर्पस तो वही था,
कौन यहाँ पे रुका है? मुसलमान बना के निकलो। पर्सिया तुमने त्याग दिया ना भाई, तुम उधर छोड़ के आए तो यहाँ कौन सा रुकते? तुम यहाँ इसलिए रुके क्योंकि तुम्हें फेवरेबल ग्राउंड मिल गया। उसके साथ तुम अंग्रेजों के साथ समझौते तुमने किए, तरह तरह के लोग बनाए तुमने, उसके बाद तुम यू स्टेड है। तो यही है। चलिए सर, बहुत मुझे लगता है कि लगभग बातचीत हो गई। कोई कुछ अगर कुछ छूट गया तो बताइए, किसी और विषय पे आप नहीं, मुझे लगता है हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, बट दो या तीन पॉइंट हैं जो नेसेसरी लोगों को याद रखना चाहिए हमेशा बाबर के बारे में, कि उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो लोग उनको आइडियलाइज करना चाहते हैं, क्या वो उनके उस कैरेक्टर से सहमत होंगे? जैसे बाबर का और बाबरी का जो रिलेशनशिप है जिस तरह से, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर बाबर के नाम पे अगर कोई सड़क है उसको बदल के हम कुछ करना चाहेंगे या बाबर के ये को, तो क्या बाबर के आइडियाज से सहमत है? बाबर एक समय काफी अल्कोहलिक भी हो गया था, सो ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ एक्ट व्हिच वाज अनइस्लामिक इन नेचर। सो आप उनको कैसे हीरो देख पा रहे हैं? अगर आप सच्चाई में इस्लाम को इतनी स्टीम लाइट में देखते हैं तो बाबर तो आपका हीरो होना ही नहीं चाहिए उस तरह से, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया या फिर हिंदुओं के कल्चर को अटैक करने की कोशिश किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका हीरो हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस है, क्योंकि इसके आइडल्स आपके साथ मैच करते ही नहीं है। सो इस तरह का थोड़ा रेट्रोस्पेक्शन चाहिए हर सोसाइटी के लिए, और बाबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि उसके बारे में हमने ज़्यादा बात की नहीं है। चलिए, आपकी इस पुस्तक का मैं लिंक दर्शकों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका हिंदी वर्जन उम्मीद है कि बहुत जल्दी आएगी। हाँ, कब तक? फिर भी एक टेंटेटिव मुझे लगता तकरीबन 7-8 महीने तो लग जाएंगे। हाँ, पुस्तक बहुत मोटी है और ढंग के ट्रांसलेटर मिलने भी जो है वो ये है। चलिए, इसके लिए तो शुभकामनाएं। पार्ट टू कब तक आएगा? कोशिश है जनवरी 22, 2025 को आ जाए। अच्छा, और राम मंदिर के एनिवर्सरी पे लॉन्च कर रहे हैं। हर रोज एक नया जख्म। चलिए, इसी के साथ जो हम लोग पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।